आप देखिए मई के महीने में होता है ऑपरेशन सिंदूर और नवंबर में दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। वो ये कहते हैं, तो ये दो नैरेटिव्स इस वक्त चल रहे हैं साइमल्टेनियसली पाकिस्तान में जी। एक सरकारी नैरेटिव है और एक जनता का नैरेटिव है। तो जब हमने बमबारी की तो वो तो खाली बिल्डिंग्स पे बमबारी हुई। अमेरिका से कितनी ताकत मिल रही है पाकिस्तान को, क्योंकि एक ऐसा समय था जब अमेरिका की सत्ता में बैठे हुए जो एक वेपन के तौर पे आप देख लें, जब भी कहीं कोई डेवलपमेंट हो रही हो किसी मुल्क में, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, तो ये जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद शुरू कर देता है। किसके इशारे पर शुरू? पख्तूनख्वा को उस वक्त शामिल किया गया पाकिस्तान में, तो उस वक्त ये बीज बोए गए थे पाकिस्तान के टूटने के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे पाकिस्तान की, जो आतंकवाद को पनाह देता है वो खुद ही अब इसे झेल भी रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी कि एफसी मुख्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 कमांडो हैं और 3 हमलावर भी शामिल हैं। कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस की जो शुरुआती रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमलावर खुद को चादर से ढककर यहां पर पहुंचा था। उसने चौकी पर पहुंचते ही खुद को उड़ा लिया। इसमें 3 पुलिस वाले मारे गए। पेशावर कैपिटल सिटी के पुलिस अधिकारी ने बताया है कि विस्फोट के बाद मौके का फायदा उठाकर 2 और हमलावर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के कैंपस में घुसने में कामयाब हो गए। दोनों राइफल और हथगोले से लैस थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों से मुठभेड़ की और उन्हें मार गिराया। रिपोर्ट यह भी कहती है कि हमले के समय परेड चल रही थी। यह भी बताया गया कि कार्रवाई से हमलावरों को बड़ी घटना करने से रोकने में मदद मिली है। पाकिस्तान की फौज यह आरोप लगा रही है कि इस हमले के पीछे भारत है। भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज जिम्मेदार है। यह शब्द पाकिस्तान तालिबान टीटीपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एफसी जो है वो पाकिस्तान का एक सिविल मिलिट्री फोर्स है, जिसका मुख्यालय एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, सैन्य कैंटोनमेंट के करीब है। एक अधिकारी ने मीडिया से यह भी बताया है कि सेना और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, हालात को संभालने की कोशिश की गई है। हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ गए, जिनमें दावा किया गया कि एफसी चौक मुख्य सदर में विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। पाकिस्तान में हाल के महीनों में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सितंबर में भी खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरीके से एक हमला हुआ था। अब ये जो टीटीपी है ये किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये समझने के लिए एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एक बार फिर से अटैक हुआ है और इस बार 6 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान तो सीधे तौर पर इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आज जो अटैक हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है जमातुल अहरार ने। और ये जमातुल अहरार जो है ये टीटीपी के साथ इनका अलायंस था, लेकिन अब ये टीटीपी से अलहदा होके इंडिपेंडेंटली अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। 28 अक्टूबर 2025 से अभी तक टीटीपी ने कोई बड़ा हमला नहीं किया। वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं और अपने इलाकों में अपनी जो रिक्रूटमेंट है और ग्रोथ है उस पर तवज्जो दे रहे हैं। ये आप देखें कि आज मशके में भी अटैक हुआ है और जगहों पे भी बलूचिस्तान में अटैक हुआ है। तकरीबन यूं समझ लीजिए कि 12 और 4 16 पाकिस्तानी फौजी जो है वो आज के दिन बलूचिस्तान में मारे गए हैं। ये कम अज़ कम मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ जो इस वक्त रिलीज़ की हैं द बलूचिस्तान पोस्ट ने। इसके अलावा आपने देखा कि अब ये हमले जो है सिंध में भी पहुंच गए हैं और हैदराबाद में बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने पुलिस पार्टी पर हमला करके 2 पुलिस वाले वहाँ हलाक किए हैं हैदराबाद में। इसी तरह आप देखें कि जो कैडेट कॉलेज वाना पे हमला हुआ था, फिर इस्लामाबाद में कोर्ट में कचहरी में हमला हुआ। तो ये हमले अब तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फोर्सेस की तो उसने आवाज़ कर दी है बंद। बलूचिस्तान में डॉक्टर मारंग बलोच को जेल में डाला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को उन्होंने बैन कर दिया है और जगह जगह पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो मशीरान हैं, लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ आपने डेमोक्रेटिक फोर्सेस के गले बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ
आप मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, और तीसरी तरफ जो है अवाम जो है, जनता, वो इस वक्त की सरकार में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। तो हालात बड़े गंभीर हैं। और ये जो आज हमला हुआ है, ये हमला हुआ है कैंटोनमेंट में, फ्रंटियर हम्म। कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर पे। अब मुझे ये बताएं, कैंटोनमेंट का एरिया मतलब छावनी फौज का इलाका है, बिल्कुल। वो कैसे यहां से आगे घुस गए इतना अंदर तक, जब जगह जगह पुलिस की चेक, अपना आर्मी की चेक पोस्ट है, नंबर हाँ। वन। नंबर टू, इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो कंपाउंड है एफसी का, जहां पे ये गए हैं अटैक करने, इसके अंदर फ्रंटियर कांस्टेबलरी के कमांडर का, डिप्टी कमांडर का ऑफिस भी है, और इनकी रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं। तो ये बहुत बड़ा हमला प्लान हुआ था, लेकिन उन्होंने, जो अंदर एफसी वाले थे, उन्होंने उनको मार गिराया। और उस वक्त तकरीबन 300 के लगभग जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के कैडेट्स हैं, वो मॉर्निंग परेड कर रहे थे। जी। हाँ। इस तरीके के अटैक, जैसा आपने कहा कि ये कोई नए नहीं है, ये लगातार हो रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। भारत पर इल्जाम लगाना कि साहब भारत की एक प्रॉक्सी है, वो हम पर अटैक कर रही है, ये कब तक चलेगा? और क्या पाकिस्तान का जो आवाम है इस बात को एक्सेप्ट करता है कि आप इंडिया का नाम लेकर बचने की कोशिश करें? देखिए, पाकिस्तान जो इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम देता है, उसके लिए वो मीडिया को यूज़ करते हैं। वो मॉस्क्स के अंदर जुमे के जो खुतबात होते हैं, उसमें मौलवियों के ज़रिए प्रोपेगेंडा करते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए प्रोपेगेंडा करते हैं। जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके ज़रिए प्रोपेगेंडा करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए प्रोपेगेंडा करते हैं। तो लोगों के ज़हन में ये बात ठोंसने की कोशिश करते हैं कि ये सारी साजिश इंडिया करवा रहा है, देयर फोर दे कॉल इट फितना उल हिंदुस्तान। लेकिन हाँ। पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान के लोग कहते हैं ये फितना उल हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि फितना उल पंजाब है। वो कहते हैं कि ये पंजाब की आर्मी जो है, ये जुल्म कर रही है। पंजाब के जर्नैल और पंजाब की आर्मी जो है, उसको वो कहते हैं ये सबसे बड़ा फितना है। मतलब है कि आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में ये बात जुबान ज़दे आम है कि जी फितना तुल पंजाब, फितना तुल पंजाब, वो ये कहते हैं। तो ये दो नैरेटिव्स इस वक्त चल रहे हैं साइमल्टेनियसली पाकिस्तान में। जी, एक सरकारी नैरेटिव है और एक जनता का नैरेटिव है। लेकिन टीटीपी की जो पहुंच है वो पाकिस्तान में कितनी है और किस हद तक वो अपनी पैठ बना चुका है, उसके पास कितने लड़ाके हैं और कितना नुकसान वो पाकिस्तान को कर सकता है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि आए दिन अटैक हो रहे हैं। देखिए, टीटीपी की जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, उनके पास बिटवीन 6 to 8,000 जंगजू तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही हैं। 6 से ठीक 8 है। हजार सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में? जी जी, इतने तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। इसके अलावा उनकी मार पूरे पाकिस्तान में है। वो जहां चाहें जब चाहें वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। दूसरा ये है कि आप ये नोट करें कि अब जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो पाकिस्तानी स्टेट के सिंबल्स हैं। आपको याद होगा 2013 में इन्होंने बलूचिस्तान में ज़ियारत के मकाम पर उस गेस्ट हाउस को, या रेस्ट हाउस कह लें, उसको निशाना बनाया था जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे, और उसको इन्होंने हेरिटेज साइट करार दिया था। वो पूरी बिल्डिंग में शुमार हो गई। उसके बाद जितने भी अटैक्स हुए हैं, वो सिंबॉलिक उनकी जो है वो ज़्यादा है इम्पोर्टेंस, रादर देन डैमेज। ये जो आज हमला हुआ है, ये फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी पूरी केपीके का हेडक्वार्टर है जिस पे हमला हुआ है। अब मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा है, जो उसका मज़ार है, मिज़ोलियम है कराची में, मुझे लगता है कि वो भी अब मिलिटेंट्स के निशाने पर आ चुका है। जी। तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान को बड़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान का राज आया, टीटीपी और मजबूत हो गया है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते और खराब होते चले जा रहे हैं और एक तरीके से अब ये क्लियर है कि ये और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, टीटीपी अफगानिस्तान में तालिबान के आने से मजबूत नहीं हुई। टीटीपी तो हमेशा से ही मजबूत रही है। कोई ये थोड़ी है कि तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो हमले बढ़ गए हैं। आप पूरा उसका वो उठा के क्रोनोलॉजी देख लें। वो तो जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी है वो तो मुसलसल हमले कर रहे हैं और बहुत सारे इलाकों पे उनका कब्जा भी हो चुका है। जहाँ तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का मसला है, तो वो पाकिस्तान ने जो सोचा था कि तालिबान गवर्नमेंट आएगी तो ये हमारे फिफ्थ प्रोविंस की तरह काम करेंगे, वो बैकफायर कर गया सारा प्लान। और इस वक्त अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो इतनी फास्ट पेस है कि ऐसे लगता है कि कोई जादू हो रहा है। मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन के लिए इस वक्त जो है वो इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रही है कि सीमेंट थोड़ा पड़ गया है। तो ईरान से अब 1000 टन सीमेंट जो है वो वीकली सप्लाई शुरू हुई है आज से अफगानिस्तान के लिए। पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, लेबोरेटरीज बन रही हैं, हॉस्पिटल, कार्डियक हॉस्पिटल शुरू हो गया है काबुल के अंदर, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तान को ये डेवलपमेंट पच नहीं रही, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि ट्रेड सारी बंद कर दी है अफगानिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान को तो बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम था वो $1 बिलियन था, वो गया। लेकिन वो नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ क्योंकि ईरान, इंडिया, उज्बेकिस्तान, रशिया, चाइना सब इस वक्त अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो टीटीपी जो है वो बड़ी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो पाकिस्तान आर्मी को जानते हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के वो ट्रेन किए हुए हैं। तो दे नो व्हाट इज पाकिस्तान आर्मी ऑल अबाउट एंड दे विल नॉट सरेंडर। जी ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक को बदल रहा हूं और अब मैं आ रहा हूं भारत के मुद्दे पर। दिल्ली में कुछ दिनों पहले 10 नवंबर के दिन जो धमाका हुआ, आपने उसके बारे में खबरें सुनी होंगी, आपने देखी होंगी उसकी तस्वीरें भी। पाकिस्तान में बैठे हुए किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सीधे तौर पर तो जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन जो पीओके के पूर्व पीएम हैं अनवारुल हक, उन्होंने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे ही शाहीन हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक धमाके किए और अभी तो हम और भी करेंगे। ये एक्सेप्टेंस है उनका। हाँ, उन्होंने कहा है। उन्होंने पहली दफा नहीं कहा। वो जब भी कोई धमाका होता है तो उसका क्रेडिट जो है वो लेते हैं कि जनाब हम लोगों ने ये धमाका कर दिया। और पहलगाम से लेके दिल्ली तक जो अटैक्स हैं, वो जाहिर है कि अब मतलब है कि और क्या हमें सबूत चाहिए। ये तो हमारी नालायकी है कि हम उस स्टेटमेंट को लेकर यूएन में नहीं गए। हमारी नालायकी है कि उस स्टेटमेंट की बुनियाद पे हमने इंटरपोल से रब्ता नहीं किया कि इस बंदे को अरेस्ट करके इंडिया के हवाले किया जाए। ये तो अब हमारी कमजोरियां हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा सिलसिला? पीओजेके में जो नई गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट तो वही है लेकिन चौथा प्राइम मिनिस्टर चेंज किया है इन्होंने। इनसे हालात नहीं संभल रहे पीओजेके के। पीओजेके के लोग पाकिस्तान के सख्त खिलाफ हो चुके हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर आया था, इसने ये कहा है, ये जो फैसल राठौर है नया प्राइम मिनिस्टर, इसने आते ही ये पहली तकरीर में कहा कि मैं आया हूं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो वीक हो गए हैं रिश्ते, उनको मजबूत करने के लिए आया हूं। और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की जो अथॉरिटी ख़त्म हो गई थी, उस अथॉरिटी को बहाल करने आया हूं। तो ये पीओजेके के लोगों के लिए तो कुछ नहीं करने आया। ये तो रियासत ने अपना एक नया पपेट बिठा दिया है कि तुम करके देख लो काम। दिल्ली में वो धमाकों को लेकर आपका क्या मानना है? किस तरीके की ये प्लानिंग है? क्योंकि जिस तरीके से अटैक किया गया, जाहिर सी बात है कि जैश का लग रहा है काम। जैश का ये काम लग रहा है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक से इसके लिंक जुड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के कई बड़े आतंकी हैं जो कि बांग्लादेश में इस वक्त घूम रहे हैं और बांग्लादेश के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। वहां जाकर हाफिज सईद ये भी कह रहा था कि अब हम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे, बांग्लादेश का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली में हुआ धमाका ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की एक कोशिश नजर आती है। पाकिस्तान भी जानता है कि इसको क्लेम नहीं करना है कि हमने किया, वरना ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है, जारी है।
देखिए, सहूलतकार जो होते हैं हैंडलर्स, पैसे दे के तो वो कहीं पे भी मिल जाते हैं। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जब भी आप खोज लगाएंगे किसी टेररिस्ट अटैक का, बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो, इंडिया में हो, उसका सिरा जो है वो पाकिस्तान से जाके मिलेगा। इसमें तो कोई शक नहीं। बाकी ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करें इसको और इसके तह तक पहुंचें। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये डेफिनेटली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें अच्छा मिर्जा अपना साहब, रोल बहुत सारे प्ले लोगों को किया लग है। रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 कम से कम आतंकी ठिकाने तबाह हो गए, बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर थे वो खत्म हो गए, कई सारे टेररिस्ट मारे गए, 11 उनके जो हैं वो एयरबेस हमने तबाह कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान इतनी जल्दी सिर नहीं उठा पाएगा, इतना जल्दी वो पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएगा, टेरर फंडिंग नहीं कर पाएगा, इतनी जल्दी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएगा। लेकिन आप देखिए, मई के महीने में होता है ऑपरेशन सिंदूर और नवंबर में दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। और ये तब हो रहा है जब पिछले 11 सालों में, खासतौर से नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी शहर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। देखिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने अपना ओथ लिया था एज प्राइम मिनिस्टर, उस दिन भी तो इन्होंने हमारे 11 जो थे लोग कश्मीर अमरनाथ में यात्रा बस पे। में फायरिंग करके मार दिए थे। जी। कितने, 18? अमरनाथ यात्रा पर थे वो। हाँ, उनको मारा नहीं, जी मारा जी ना। जी। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं, जम्मू वो, कश्मीर को हम छोड़ दें तो उसके बाहर हाँ कहीं कोई ब्लास्ट, कोई टेरर अटैक जैसी घटना नहीं हो रही थी। ये जम्मू कश्मीर तक लिमिट हो गया था, उससे बाहर नहीं था। हाँ, ये बाहर नहीं, बाहर क्यों नहीं था? बाहर 26/11 बाहर नहीं था। नहीं नहीं, नरेंद्र दिल्ली मोदी के आने पार्लियामेंट के में बाद हमला से कह बाहर रहा नहीं था। हूं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से कह रहा हूं, 2014 हाँ, से। वो बाहर नहीं था। ये अब कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं ये। वही मैं कह रहा हूँ ना, सिंबॉलिक। अब देखिए, सिंदूर में ये हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में, कि हमने एक तो गलती ये की, पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो वो सारे मदरसों से बच्चे भी उन्होंने निकाल के प्राइवेट घरों में ट्रांसफ़र कर दिए, उनके लीडर्स भी ट्रांसफ़र कर दिए। तो जब हमने बमबारी की तो वो तो खाली बिल्डिंग्स पे बमबारी हुई, या फैमिली मेंबर्स जो थे उन किसी एक दो टेररिस्ट के, वो उसमें घायल हुए। जो पूरी बॉडी है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट है। टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटैक्ट है। और इस वक्त भी राजौरी और पुंछ से इन्फिल्ट्रेशन के लिए पहुंचे हुए हैं टेररिस्ट पीओजे में, नकियाल में और दूसरे सेक्टर्स में पहुंच चुके हैं। वो किसी भी वक्त इन दिनों में सर्दियों से ऐन पहले इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ग्राउंड से हमें पता अमेरिका से कितनी ताकत मिल रही है पाकिस्तान को? क्योंकि एक ऐसा समय था जब अमेरिका की सत्ता में बैठे हुए जो लोग थे वो धीरे धीरे पाकिस्तान से दूर हो गए थे और पाकिस्तान चाइना के ज्यादा नजदीक आ गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ाई हैं, चाहे शहबाज हो यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आर्मी चीफ हो, दोनों को बार बार बुलाकर उनके साथ रिलेशन अपने और बेहतर करने की कोशिश की है। आपको लगता है अमेरिका से नजदीकी पाकिस्तान को और ताकत दे रही है? बिल्कुल दे रही है। अमेरिका से तो पाकिस्तान कभी भी दूर नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बच्चा जमहूरा है। पाकिस्तान अमेरिका की एक इस रीजन में सैटेलाइट स्टेट है। पाकिस्तान इस रीजन में इंस्टेबिलिटी कायम रखने के लिए, डीस्टेबलाइज करने के लिए रीजन को, ये अमेरिका का एक हथियार है, एक वेपन के तौर पे। आप देख लें, जब भी कहीं कोई डेवलपमेंट हो रही हो किसी मुल्क में, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, तो ये जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद शुरू कर देता है। किसके इशारे पर शुरू कर देता है? अमेरिका के इशारे पर शुरू कर देता है। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे। अमेरिका नहीं चाहता अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया का ट्रेड का हब बन जाए, तजारती मरकज बन जाए। वो ये चीज़ें नहीं चाहते। और वो चाहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के ज़रिए मजबूर किया जाए कि इंडिया जो है वो अमेरिका के कैंप में आ जाए, इंडिपेंडेंट ना चले चाइना के खिलाफ। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं वो इतने बच्चे नहीं हैं।
वो उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान ने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टांस जो है वो रखा है, चाहे इंदिरा गांधी जी के ज़माने में नॉन अलाइंड मूवमेंट के ज़रिए हो, चाहे मोदी जी की शक्ल में हो। लेकिन हमने अपनी, और जयशंकर जी ने अपनी हर जगह अपनी इंडिपेंडेंट जो पॉलिसीज हैं उस पे उन्होंने स्टैंड लिया है। ठीक है, रशिया से मैं तेल लेना हो, बिल्कुल यू नो। बिल्कुल मैं एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं। राजनाथ सिंह साहब डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि आज सिंध भले ही पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सिंध एक बार फिर से भारत का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान तो बड़ी आलोचना कर रहा है, बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहा है कि आप तो इंटरनेशनल लॉज को तोड़ रहे हैं इस तरीके के स्टेटमेंट दे करके। लेकिन सिंध के बड़े सारे नेता हैं जो बहुत खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक बात है, कोई तो हमारी बात कह रहा है। आपको लगता है इस तरह की बातें सिर्फ बातें हैं, कभी पीओके को लेकर, कभी बलूचिस्तान को लेकर, कभी किसी और हिस्से को लेकर, अब सिंध को लेकर, या आपको लगता है कि नहीं पाकिस्तान में धीरे धीरे ये चीजें खड़ी हो रही हैं अब, और पाकिस्तान के ये टूटने की शुरुआत है, इस तरीके के स्टेटमेंट इंडिकेट करते हैं उस तरफ? देखिए, पाकिस्तान की टूटने की शुरुआत तो 1947 में ही हो गई थी, जब इन्होंने कश्मीर की रियासत पे हमला करके, तो ये जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये इलाका और गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा किया था। तो उसी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ फिर 1948 में बलूचिस्तान पे कब्जा करके जो इन्होंने किया, फिर जो जिस तरह से पार्टीशन से पहले 6 से लेके तो 12 जुलाई तक जो इलेक्शन का ढोंग, ना सॉरी, 12 जुलाई से 17 जुलाई तक जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में जो इलेक्शन का ढोंग रचाया गया और ज़बरदस्ती जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को उस वक्त शामिल किया गया पाकिस्तान में, तो उस वक्त ये बीज बोए गए थे पाकिस्तान के टूटने के। अब आपका जो सवाल है ये बड़ा दिलचस्प है, इसलिए कि आज ही सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी जो सिंधु देश की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही है, उनका जो कमांडर इन चीफ है सैयद असगर शाह, उनकी आज ही स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने वेलकम किया है राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट को। और मैं आपको बताऊं कि अंदरूने सिंध, या अंदरूने सिंध का मतलब है इंटीरियर सिंध, इस वक्त जश्न का समय है। वो समझते हैं हम आज़ाद हो गए हैं, वो एक बयान से वो समझ रहे हैं कि बस हम आज़ाद हो गए, बस ठीक है। वो इतने जश्न मना रहे हैं। और ये अब राजनाथ सिंह को अपनी, ही हैज टू कीप हिज वर्ड एंड ट्रांसफॉर्म हिज वर्ड्स इनटू एक्शन। राजस्थान के इलाके में सिंध के जो लड़ रहे हैं लोग, उनके लिए अब ट्रेनिंग कैंप्स वहां खुलने चाहिए, जैसे मतलब है उनको आप फुल सपोर्ट दें। अगर आप कहते हैं कि सिंध वापस आ सकता है, अडवाणी जी ने असल में ये बात की थी, हाँ, तो अगर वाकई सिंध आ सकता है आप समझते हैं, तो फिर आप उसको लाएं। पीओजे के लोग तो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ होगा और कब हम वापस अपने घर जाएंगे। तो वहां तो ठंडा पड़ा है, तो चलो सिंध ही ले लो, आप कहीं से तो शुरुआत करो अखंड भारत की। चलिए कहीं ना कहीं से अखंड भारत की शुरुआत हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है, यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।